नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे म्यूजिक का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार ए स्टेट 2024 के लिए तैयारी आपको शून्य से लेकर के बीपीएससी तक, मतलब जब तक आपका सरकारी जॉब नहीं लगता है म्यूजिक टीचर में, तब तक आपको हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। आप भी हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। आप जरूर क्लास ज्वाइन करें और हमारे साथ बने हुए रहें। प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण बहुत ही सटीक ढंग से किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जीवन में यदि सफलता पाना है, एक छोटा सा टारगेट डेली बनाए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए। ठीक है, और यदि आप वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर बच्चों जरूर कर दें। अतः आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि इनमें से एक सितार वादक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इनमें से एक सितार वादक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा जो आपको है सितार वादक नहीं है। ये क्या बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं। इसका विश्लेषण पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे बारीकी से। पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं है, जबकि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। श्री विलायत खां और पंडित रविशंकर और श्री बलराम पाठक जी सितार वादक हैं। मतलब विलायत खां भी क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार वादक है। श्री बलराम पाठक जी क्या बजाते हैं? तो सितार वादक हैं। अगला प्रश्न बारीकी से ध्यान दीजिए। सितार पर इनमें से एक नहीं बजाया जाता है। मतलब सितार पर इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं बजाया जाता है? ठीक है, आपको बारीकी से आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कायदा, डी नंबर। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद है तो कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। जो कमेंट्स में आप आंसर लिख देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका भी यही है कि आप लिख करके पढ़ा कीजिए। तो अब इसके व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों। सितार पर इनमें से कायदा नहीं बजाया जाता है। आलाप, जोड़, आलाप तथा झाला को सितार पर बजाया जाता है। अर्थात आलाप, जोड़, आलाप और झाला को सितार पर बजाया जाता है, जबकि कायदा को सितार पर नहीं बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, इनमें से एक प्रख्यात सितार वादक है। मतलब तुरंत हम बताए थे कि इनमें से कौन एक सितार वादक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों श्री बुद्धित्य मुखर्जी। बोल, श्री बुद्धित्य मुखर्जी जो है सितार वादक है। इसकी व्याख्या पर बारीकी से ध्यान दीजिए। श्री बुद्धित्य मुखर्जी एक प्रख्यात सितार वादक है। पंडित किशन महाराज तबला वादक है। ठीक है, और डॉक्टर एन राजन वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी तबला वादक है। अर्थात कहने का मतलब है कि जाकिर हुसैन और किशन महाराज तबला वादक है, और जबकि डॉक्टर एन राजन आपको वायलिन बजाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन एक सितार वादक है, तो श्री बुद्धित्य मुखर्जी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों का आंसर आप कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आंसर लिख दिया कीजिए। लिख करके जब याद करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिए मित्रों। सितार, सरोद, वीणा इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। अर्थात जो है कि 4 इसके प्रकार हैं वाद्य के, तो चारों में से सितार, सरोद, वीणा इत्यादि किस वर्ग में आते हैं? आपको बारीकी से इसका कमेंट्स में आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तत्वाद में आते हैं। तत्वाद किसको बोलते हैं? जिस वाद्य में, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको तार का प्रयोग किया जाता है उसे तत्वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वाद कहते हैं। डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या, सितार, सरोद, वीणा इत्यादि तत्वाद वर्ग में आते हैं। मजीरा एक घन वाद्य है। मजीरा कौन वाद्य है? घन वाद्य है। तबला एक अवनद्ध वाद्य है तथा सारंगी एक वितत वाद्य है। सारंगी क्या है? एक वितत वाद्य है। ये आपको याद रखना एक्सेप्शनली है और बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारंगी क्या है? एक वितत वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों आपका,
विलंबित लय में बजाई जाती है, विलंबित लय में बजाई जाती है। रजवानी गत, फिरोज खानी गत, मसीद खानी गत या जफर खानी गत। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मसीद खानी गत। मौल विलंबित लय में बजाई जाती है तो मसीद खानी गत। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। मसीद खानी गत विलंबित लय में बजाई जाती है। मसीद खानी गत का आविष्कार मसीद खान ने किया था। मसीद खानी गत का आविष्कार किसने किया था? मसीद खान ने किया था। रजखानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है और फिरोज खानी गत जो है से जफर खानी गत में विलंबित लय में नहीं बजाई जाती है। ठीक है, इसका विश्लेषण हुआ। अब बारीकी से प्रत्येक प्रश्न का आंसर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। सबसे उत्तम तरीका आपका यही है। अगला प्रश्न है कि सितार इस वाद्य के परिष्कृत रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बीना। क्या हो जाएगा? बीना। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। सितार वाद्य बीना वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। ठीक है, सितार वाद्य बीना वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। सितार एक तत्वाद्य है। सितार एक कैसा वाद्य है? तत्वाद्य है। इसे मिजराब के द्वारा बजाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सितार कैसा वाद्य है? तो तत्वाद्य है। इससे सितार को किससे बजाया जाता है? तो मिजराब से बजाया जाता है। तथा सितार में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। मिंड का कार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य में किया जाता है? मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? ए में आपका है मित्रवर तबला, बी में ढोलक, सी में सितार और डी में सारंगी। इसका आंसर हो जाएगा सितार। मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है? तो सितार में किया जाता है। आपको तुरंत हम बताया था कि सितार में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15 प्रकार है। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार है? 15 प्रकार है। इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। भारतीय संगीत में गमक के 15 प्रकार होते हैं। ठीक है, 15 गमक का नाम देखिए आपको यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। पहला है तीर्य गमक, दूसरा का स्फूर्ति गमक, तीसरा का है कंपित गमक, चौथा है लीन गमक, पांचवा आपका है आंदोलित गमक और छठा है वलित गमक, सातवां है मुद्रित गमक और आठवां आपको है करुल गमक, 9 नंबर आपका आहत गमक, 10 नंबर आपका है उल्लासित गमक और 11 नंबर है पल्वित गमक और 12 नंबर है हुमपित गमक और 13 नंबर है मुद्रित गमक और 14 नंबर है नामित गमक और 15 नंबर है मिश्रित गमक। इस प्रकार आपको 15 गमक का नाम भी बता दिया गया। आपको ऑप्शनली क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से गमक कौन नहीं है। तो 15 का यदि आपको याद रहेगा तो आप आराम से पकड़ लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका 3/2 की लयकारी का नाम है। 3/2 लयकारी का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आड़। 3/2 किसका है? आड़ का है। ठीक है, इसके व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। व्याख्या 3/2 लयकारी की आड़ की लयकारी कहते हैं। आड़ की लयकारी को 1.5 गुना लयकारी भी कहते हैं। मतलब आड़ की लयकारी को 1.5 गुना भी कहा जाता है। इसको डिवाइड देने से 1.5 आएगा ही, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? 1.5 गुना भी बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आड़ की लयकारी का अन्य नाम क्या है? तो 1.5 गुना, या फिर दे सकता है कि 1.5 गुना की लयकारी इनमें से किसकी अन्य नाम है? तो आड़ की हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपका दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है। दक्षिण संगीत पद्धति की प्रचलित शैली है ख्याल, ध्रुपद, कृति या तराना। ठीक है, तो आपको बारीकी से इसका आंसर देना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कृति। क्या हो जाएगा? कृति। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। दक्षिण संगीत पद्धति में प्रचलित शैली को कृति कहते हैं। ख्याल, ध्रुपद तथा तराना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में प्रचलित शैली मानी जाती है।
हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ख्याल, ध्रुपद तथा तराना, ठीक है, किस हिंदुस्तानी शैली में प्रचलित है? तो उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी आपको ऑप्शन में तैयार कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न में मित्रों ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया है। ठीक है, सितार का आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो साहब। सितार का आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो साहब। बारीकी से ध्यान देंगे, सितार वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। सितार एक तत्वाद्य है क्योंकि इसमें तार लगा हुआ रहता है। अमीर खुसरो एक गायक है। आपने तबला वाद्य का भी आविष्कार किया है, मतलब तबला का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने। आपको बताना है कि अमीर खुसरो किसके राज दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों आपका संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13वीं शताब्दी में। तो सर्दी का मौसम है इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ठीक है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी और संगीत रत्नाकर ग्रंथ का जो रचना किए थे सारंगदेव साहब किए थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सारंगदेव साहब है। इस ग्रंथ में 10 विधि राग वर्गीकरण का पूर्ण परिचय मिलता है। आपसे पूछ सकता है कि रागों का सबसे पहले वर्णन किस किताब में मिलता है? तो आपको संगीत रत्नाकर में ही मिलता है। इसकी रचना हुई थी आपको 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके रचनाकर कौन है? तो सारंगदेव साहब है। आप जिस भी प्रश्न का आपको आंसर याद हो उसको कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? निम्न में से कौन सितार पर बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जोड़ आलाप, बी नंबर। जोड़ आलाप को सितार पर बजाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका विश्लेषण पर। जोड़ आलाप को सितार वाद्य पर बजाया जाता है। ठीक है, तराना गाया जाता है। तराना क्या है? गाया जाता है। तथा कायदा और रेला को तबला वाद्य पर बजाया जाता है। कायदा और रेला को तबला वाद्य पर बजाया जाता है जबकि तराना को गायक द्वारा गाया जाता है। ठीक है, गायक द्वारा क्या कहता है? गाया जाता है। और सितार पर किसको बजाया जाता है? तो जोड़ और आलाप को बजाया जाता है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? निम्न में से कौन बाज हलीम जाफर खान ने प्रचलित किया? तो इसका आंसर बच्चों नाम पर ही अपना आविष्कार कर दिए थे। तो जफर खानी। क्या हो जाएगा? जफर खानी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके विश्लेषण पर कि जफर खानी बाज को हलीम जफर खान ने प्रचलित किया था। मसीद खानी बाज को मसीद खां साहब ने किया था तथा रजा खानी बाज को रजा खां ने प्रचलित किया था। अर्थात रजा खानी रजा साहब ही, मसीद खानी मसीद शाही और जफर खानी जफर खानी। आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। इनमें से कौन परमेल परिवेशक राग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन परमेल परिवेशक राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जय जयवंती, डी नंबर। जय जयवंती। हम लोग इसके व्याख्या पर ध्यान देंगे। जय जयवंती राग को परमेल परिवेशक राग कहते हैं। जय जयवंती राग खमास थाट का राग है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जय जयवंती किस थाट का राग है? हम क्या टिक आउट करेंगे? खमास थाट का। इस राग का मतलब जय जयवंती राग का वादी स्वर रे है तथा संवादी स्वर प माना जाता है। जय जयवंती राग का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जय जयवंती राग का वादी स्वर आपका र है तथा संवादी स्वर क्या है? प है। जय जयवंती राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। जय जयवंती राग की जाति यदि पूछ देगा तो क्या टिक आउट कर दिएगा? संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है।
मारवा राग, भोपाली राग तथा शुद्ध सारंग को परमेल परिवेशक राग नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए बारीकी से। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है। ए में आपका ऑप्शन है मित्रों दिन में, बी में रात्रि, सी में आपका है दिन रात्रि का मिलन बेला में, और डी में आपका है अर्धरात्रि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी नंबर, दिन रात की मिलन बेला में। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्पत्व के प्रकार है। तो अल्पत्व के जो प्रकार है आपको बताना है कि अल्पत्व के दो प्रकार है। अल्पत्व कितने प्रकार है? दो प्रकार है। आपको दोनों का नाम बताते हैं, व्याख्या देखिए ध्यान दीजिए इस पर। अल्पत्व के दो प्रकार होते हैं, पहला है आलंघन अल्पत्व और दूसरा का है अभ्यंश अल्पत्व। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार 4, 10 और 5 इसके प्रकार माने ही नहीं जाते, ऑप्शन इसे फालतू दे दिया गया। ठीक है, अल्पत्व के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है। कौन कौन दोनों है? तो आलंघन और अभ्यास, यही दो अल्पत्व है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर कितने श्रुतियां पर होती है? तो आपको याद रखना है कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर आपको 16वीं श्रुति पर होती है। क्या में श्रुति पर होती है? 16वीं श्रुति पर होती है। कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो 22 है। ठीक है, आपको याद रखना गमक की संख्या कितनी है? तो 15 है, और थाट की संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है, इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थित होती है तथा षडज ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति पर स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है। आधुनिक काल में संगीत पर इनका प्रभाव है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा विज्ञान का। किसका प्रभाव पड़ा है? तो विज्ञान का। याद रखिए कि वर्तमान समय में सभी विषयों पर विज्ञान का अति प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर आपको उस्ताद अलाउद्दीन खां स्थापित किए थे, ग्वालियर घराना, मैहर घराना, सेनिया घराना, बनारस घराना। तो असम स्टूडेंट यहाँ पर टाइप हो गया, इससे कोई मतलब नहीं आपको है। अगला प्रश्न है पंडित अबोहल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो संगीत परिजात के लेखक पंडित अहोबल साहब है। संगीत परिजात के लेखक कौन है? पंडित अहोबल साहब है। हम सब पर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम संगीत परिजात है। संगीत परिजात की जो रचना हुई थी 1650 ईस्वी में हुई थी। संगीत परिजात की रचना कब हुई थी? 1650 ईस्वी में हुई थी। रामत्य जी ने स्वरमेल कलानिधि, स्वरमेल कलानिधि के लेखक कौन है? तो रामत्य साहब है। इसके बाद आपको है नाट्यशास्त्र तथा लोचन जी ने राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, नाट्यशास्त्र जो है और तथा लोचन जी ने राग तरंगिणी की रचना किए हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे। भारतीय संगीत में निम्न में से किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो मध्यकाल को कहते हैं। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। भारतीय संगीत में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल में कई ग्रंथों की रचना हुई तथा कई संगीतज्ञों का विकास भी हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए। प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी संगीत में इसका प्रयुक्त होता है। कौन संगीत में? दक्षिणी संगीत में इसका प्रयुक्त होता है, डी नंबर। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। प्रति म व या वराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में। उत्तर भारतीय संगीत में प्रति म को तीव्र म कहा जाता है। लोक संगीत में तथा पाश्चात्य संगीत में प्रति म का प्रयुक्त नहीं होता है। सभी ऑप्शन को हमको आपको बारीकी से डिटेल से बताते चलेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तीव्र मध्यम।
तीव्र मध्यम जो है दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। इसका व्याख्या देखिए, दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तरी संगीत पद्धति में होता है। कौन संगीत पद्धति में होता है? उत्तरी संगीत पद्धति में किया जाता है। अंतर्गंधार तथा काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ स्वर दक्षिण संगीत पद्धति का स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान देंगे हम लोग कि इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि तीव्र मध्यम। दोबारा आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है तो तीव्र मध्यम। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य है। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य है, तो आपको याद रखना है कि मृदंग है। क्या है? मृदंग। सी नंबर, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य में से कौन है? तो मृदंग है। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद्ध वाद्य मृदंग है। तबला और ढोलक उत्तरी संगीत पद्धति का अवनद्ध वाद्य माना जाता है तथा घटतम अवनद्ध वाद्य है ही नहीं। घटतम अवनद्ध वाद्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा फिर से। मृदंग जो है दक्षिणी संगीत का अवनद्ध वाद्य है। तबला और ढोलक जो है उत्तरी संगीत का अवनद्ध वाद्य है और घटतम अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आता ही नहीं है। अगला प्रश्न मित्र आपका कि दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है, मतलब दक्षिण संगीत में मेल की संख्या कितने हैं? मेल कितने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों याद रखना है कि 19 है। मेल को थाट भी बोलते हैं। दक्षिणी संगीत में मेल या थाट की संख्या 19 है और यही यदि उत्तरी संगीत कहा जाएगा तो 10 हो जाएगा। उत्तरी संगीत में कितना हो जाएगा? 10 और दक्षिणी संगीत में कितना है? तो 19 है। आपको याद रखना है कि दक्षिण संगीत में मुख्य मेल या थाट कितने हैं? तो 19 है और उत्तरी संगीत में मुख्य मेल या थाट कितने हैं? तो 10 है। इसका व्याख्या भी देखिए यही दिया हुआ है कि दक्षिण संगीत में 19 मेल निर्धारित है जबकि हिंदुस्तानी संगीत या उत्तरी संगीत पद्धति में 10 थाट या मेल माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्र आपका कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं, मतलब दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताल कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 7 नंबर। दक्षिण ताल पद्धति में तालों की संख्या कितनी है? तो 7 है। सातों तालों का हम लोग नाम जान लेंगे। ध्रुव ताल पहला है, दूसरा का है मठ ताल, तीसरा का है रूपक ताल, चौथा आपका है झंप ताल और पांचवा आपका है त्रिपुट ताल और छठा आपका अठ ताल और सातवां आपका है एक ताल। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन ताल नहीं है, तो ऑप्शन आपको तैयार कर देगा। उसके अनुसार यदि आपको सातों तालों का नाम यदि आपको याद है तो डायरेक्ट वे में आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न मित्र, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र झंप ताल। बोल झंप ताल जो है दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। इसका व्याख्या देखेंगे, विश्लेषण। झंप ताल दक्षिण ताल पद्धति की ताल है जबकि झंप ताल, चार ताल और धमार ताल हिंदुस्तान ताल पद्धति की ताल है। ठीक है, झपताल लिखा हुआ है। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिण संगीत पद्धति में। दक्षिण संगीत पद्धति में। इसका विश्लेषण ध्यान दीजिए कि तिलाना दक्षिण संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है जबकि तलाना को उत्तरी संगीत पद्धति में तराना कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिलाना को उत्तरी संगीत पद्धति में क्या बोला जाता है? तो तराना बोला जाता है। तिलाना नामक गायन शैली का प्रयोग पाश्चात्य पद्धति और लोक संगीत में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिए। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अष्टाफ पद्धति। सी नंबर। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कौन है? तो अष्टाफ पद्धति। ध्यान दीजिएगा इसके विश्लेषण पर। अष्टाफ पद्धति को पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कहते हैं। भारत खंडे
पद्धति हिंदुस्तानी पद्धति है तथा पुलस्कर पद्धति को दक्षिण पद्धति कहते हैं। वेलम को पद्धति नहीं है, वेलम कोई पद्धति नहीं है। फिर से बारीकी से ध्यान दीजिएगा। भारत खंडे पद्धति को हिंदुस्तानी पद्धति कहते हैं तथा पुलस्कर पद्धति को दक्षिणी पद्धति कहते हैं। और यहाँ पर आपका पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है तो अष्टाप पद्धति। ठीक है। अगला प्रश्न मित्र आपका मतंग द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो बृहदेशी के लेखक मतंग साहब हैं। बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग साहब है। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। मतंग साहब द्वारा रचित ग्रंथ बृहदेशी है। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। बृहदेशी की शताब्दी में लिखा गया तो 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत साहब है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत साहब है। और राग तरंगिणी के लेखक आपको लोचन साहब है। राग तरंगिणी के लेखक कौन है? लोचन साहब है। तथा संगीतांजलि ग्रंथ की रचना कौन किया है? ये आपको बताना है। संगीतांजलि ग्रंथ की रचना किसने किया है? इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से एक थाट नहीं है। टोटल थाट कितने? उत्तरी संगीत पद्धति में 10 है और दक्षिणी संगीत पद्धति में थाट कितने? 19 है। तो प्रश्न यहाँ पर है इनमें से एक थाट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ललित कोई थाट नहीं है। डी नंबर, ललित कोई थाट नहीं है। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ललित कोई थाट का नाम नहीं है। ललित एक राग का नाम है। ललित किसका नाम है? राग का नाम है। भारत खंडे जी के 10 थाटों में भैरव थाट, असावरी थाट तथा पूर्वी थाट का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शनली प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है नाट्य कलाकार भी थे। नृत्यांगन तो है, नृत्य तो करते ही थे, कथक के बहुत अच्छे मतलब नृत्यकार थे, परंतु नाट्यकार भी थे। ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज और ननुकु महाराज तबला वादक है। ये सिर्फ तबला बजाते थे। किशन महाराज क्या बजाते? तबला बजाते थे। ननुकु महाराज क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। गुदई महाराज क्या बजाते? तबला बजाते थे। और जो बिरजू महाराज थे वो कथक नृत्य के साथ साथ एक आर्टिस्ट जो है नाट्य कलाकार भी थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कि बनारस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कलाकार हैं। मतलब किशन महाराज, ननकू महाराज और गुदई महाराज बनारस घराने के संबंध रखते हैं, जबकि बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका मित्रों है कि गज झंपा ताल में मात्राएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 15 मात्रा। ठीक है, गज झंपा ताल में मात्राएं होती है तो 15 होती है। इसका व्याख्या ध्यान दिया जाए। गज झंपा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। गजंपा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न कि गजंपा ताल में 15 मात्रा और विभाग कितने होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं। 10 मात्रा सुल ताल में और 12 मात्रा 4 ताल में तथा 16 मात्रा 3 ताल में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, भारत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? भारत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सारण चतुष्टय। भारत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? तो सारण चतुष्टय कहते हैं। इसके विश्लेषण पर ध्यान देंगे। व्याख्या इसका है कि भारत ने बिना पर प्रयोग किया उसे सारण चतुष्टय कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने बिना का प्रयोग नहीं किया है। सहायक नाद पर भी बिना का प्रयोग नहीं किए, मूर्छना पर भी नहीं किए, ग्राम पर भी नहीं किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, शैली से संबंधित थे। शैली से संबंधित थे। तो इसका आंसर बच्चों हो जाए, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा ध्रुपद जो है से गायन शैली से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका व्याख्या से क्लियर कर देंगे आपको कि तानसेन, सम्मुखन सिंह, ब्रजचंद्र व
श्री चंद्र राजपूत ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। ध्रुपद के साथ खुले ताल बाज बजाए जाते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद बजाया जाता है। तानसेन, समोकन सिंह, ब्रजचंद्र व श्रीचंद्र राजपूत ने धमार, होली तथा चतुरंग गायन शैली को नहीं गाया है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि चार बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? चार बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? ए में आपका ऑप्शन है फर्द, बी में आपका है गत और सी में आपका है चौपली और डी में आपका है परन। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि गत इसका आंसर क्या है? सही है गत, डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग जिनमें दो से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं? राग जिनमें दो से अधिक रागों का मिश्रण है उसको कौन सी राग बोला जाता है? उसको हम संकीर्ण राग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकीर्ण राग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके विश्लेषण पर कि राग जिनमें दो से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी राग का मिश्रण नहीं होता है। छायालव राग में दूसरे राग की छाया आती है तथा परमेल प्रवेशक राग में एक राग दूसरे राग में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। ठीक है, परमेल प्रवेशक राग हम उसी को बोलबे करते हैं जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कर जाता है, उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। इनमें से एक नाट्य शास्त्र रचयिता है। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है, मतलब नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? तो भरत साहब किए थे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किए थे? तो भरत साहब किए थे। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत जी को माना जाता है। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को प्राचीन ग्रंथ भी कहा जाता है। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ, दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ और अहोबल जी ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, सभी विद्वान का किताब जो लिखा हुआ है आपको डिटेल्स में बता दिए। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक है, मतलब राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोचन साहब। लोचन साहब आपको बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। इसके विश्लेषण पर ध्यान दीजिए। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक आपको लोचन साहब को माना जाता है। संगीत दर्पण के लेखक आपको दामोदर साहब है और संगीत परिजात के लेखक अहोबल साहब है तथा क्रमिक पुस्तक मल्लिका ग्रंथ के लेखक भारत खंडे साहब है। इस सभी के सभी पुस्तक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पंडित दामोदर ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तुरंत कुछ देर पहले बताए थे कि पंडित दामोदर ने लिखा है। इनमें से कौन सी ग्रंथ के लेखक पंडित दामोदर साहब है? तो संगीत दर्पण के लेखक जो है पंडित दामोदर साहब है। ठीक है, इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए बच्चों। पंडित दामोदर जी संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना की है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है और सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है तथा अहोबल साहब ने संगीत परिजात ग्रंथ की रचना की है। इतना डिटेल्स में पढ़ाने के बाद भी यदि आपको आंसर नहीं याद होता है तो बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, अकबर के दरबारी गायक कौन थे? इनमें से अकबर के दरबार में दरबारी गायक कौन थे? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तानसेन। क्या हो जाएगा? तानसेन। अकबर के दरबारी गायक कौन थे? तो तानसेन थे। ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या पर। अकबर के दरबारी गायक तानसेन को माना जाता है। तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास थे। ठीक है, बीरबल भी अकबर साहब के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान देंगे कि पेशकारा निम्न से संबंध है। पेशकारा निम्न से संबंध है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तबला से पेशकारा संबंध रखता है। पेशकारा का संबंध किस बात से है? तो तबला से है, बी नंबर। ठीक है, इसका विश्लेषण पर मित्रों ध्यान दीजिए। पेशकारा तबला वाद से संबंधित है। तबला एक अवनद्य वाद है। वाद के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। तो तबला एक अवनद्य वाद है। तबला वाद पर स्वतंत्र वादन का प्रभाव
प्रारंभ पेशकारों के द्वारा किया जाता है। पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य पर पेशकार का प्रयोग नहीं बजाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। लय लयकारी, तिहाई चक्रदार, या मोहरा मुखड़ा, या टुकड़ा गत। इसका आंसर बच्चों हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल, मतलब लय लयकारी सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है तिहाई निम्न से संबंधित है। तिहाई निम्न से संबंध है। ठीक है। तो तिहाई जो आपको है तबला और पखावज दोनों से संबंधित रखता है। तिहाई जो है तबला और पखावज दोनों से संबंध रखता है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित है। तिहाई का अर्थ है कि किसी बोल समूह को बिना परिवर्तन के धा सहित 3 बार बजाया जाए उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई के 2 प्रकार होते हैं। तिहाई के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका था, पूछ सकता है एग्जाम में कि तिहाई के कितने प्रकार हैं। तो इसका आंसर हो तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि करताल श्रेणी का वाद्य है। करताल श्रेणी का वाद्य है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा घन। घन जो है करताल श्रेणी का वाद्य है। ठीक है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए, करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सितार जो आपका है तत् का है, और तबला जो है अवनद्य के अंतर्गत आता है, तथा शहनाई जो है सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तत् किसको बोलते हैं? जिसमें तार लगा हुआ रहता है उसको तत् वाद्य बोलते हैं। अवनद्य किसको बोलते हैं? ठीक है। अवनद्य उसको बोलते हैं जो चमड़ी से बनाया जाता है, उसको अवनद्य बोलते हैं। और घन किसको बोलते हैं? जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है उसको घन बोलते हैं। सुशील जिसको एयर के माध्यम से बजाया जाता है, एयर की जरूरत हो, हवा की जरूरत हो, उसको हम सुशील वाद्य बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। ठीक है। करताल किस श्रेणी में आता है? तो घन में आता है, क्योंकि धातु से बना होता है। अगला प्रश्न आपका है किस घराने के बोल प्रमुखता आड़य लय में होता है? किस घराने का बोल प्रमुखता आड़य लय में होता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अजराडे घराना। अजराडे घराना। इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिए कि अजराडे घराने के बोल प्रमुखता आड़य लय में है। फर्रुखाबाद, दिल्ली तथा पंजाब घराने में अतुल्य का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। इनमें से एक दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा खाली। क्या हो जाएगा? खाली, सी नंबर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका व्याख्या, खाली दक्षिण पद्धति में ताल का अंग नहीं है। दक्षिण पद्धति के 6 अंग माने जाते हैं। दक्षिण ताल पद्धति के कितने अंग माने जाते हैं? तो 6 अंग मित्रों माने जाते हैं। ठीक है। 6 का नाम अब ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर नोट आपको किया हुआ। पहला है अनुद्रुतम, दूसरा का आपका है द्रुतम, तीसरा का आपका है लघु, और 4 नंबर में आपका है गुरु, और 5वां आपका है पलुतम। ठीक है। यही आपका 6 जो है आपको ताल माने गए हैं, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है। दक्षिण ताल कितने हैं? तो 6 है, और 6 तालों का नाम आपको बता दिया गया है। ठीक है मित्रों। आज का लास्ट प्रश्न आपको है कि तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। तबले की जन्मभूमि मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो साहब किए थे। तबले का आविष्कार किसने किए थे? तो अमीर खुसरो किए थे। अमीर खुसरो दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। इस प्रकार आपके तबले का आविष्कार स्थान यदि पूछेगा तो दिल्ली भी आपको टिक आउट करना पड़ेगा। क्या टिक आउट करना? यदि मान लीजिए शहर का नाम यदि दे देगा तो क्या टिक आउट करना पड़ेगा? दिल्ली। देश का नाम दे देगा तो भारत है। तबले का जन्मभूमि भारत को मानी जाती है। तबले का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो साहब ने किए थे। ठीक है। इस प्रकार
यह म्यूजिक का क्लास 2 था बच्चों, यहीं पर समाप्त किया गया। एक चीज आवश्यक सूचना है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। आप किसी भी स्टेट लेवल का म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और यदि जिस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लिख दिया कीजिए, ताकि 100% आपको याद हो जाएगा। लिखकर पढ़ने से आपको 100% याद हो जाता है। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय।